हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगेन। आज का टॉपिक हमारा है वॉइस। और वॉइस को पढ़ने से पहले हमारा टेंस क्लियर होना आवश्यक है। तो टेंस आपका क्लियर होगा ही। टेंस क्लियर होने के बाद ही वॉइस पढ़ा जाता है, क्योंकि टेंस पर ही डिपेंडेंट होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो चीज़ें होती हैं इसमें। तो एक्टिव वॉइस कम्प्लीटली हमारा टेंस होता है जिसमें कोई डूअर चाहिए होता है, और टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग ही उसके चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो वॉइस हमको पढ़ना है, लेकिन वॉइस से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लेंगे। क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए ठीक ही चाहिए। और यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे? आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए। चलिए, वॉइस पे थोड़ा सा पहले बेसिक इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि वॉइस है क्या एक्चुअली। वॉइस का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन या स्टेटमेंट। इंग्लिश में आप उसको स्टेटमेंट कह दो। मतलब हमारे आपके द्वारा जो चीज़ कहा जाता है, पहले एक जो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है, वो हमारे आपके द्वारा कुछ अगर कहा जा रहा है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, या हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो है ये वॉइस ही है, कथन ही है, स्टेटमेंट ही है ना। लेकिन ग्रामर में जो ये वॉइस चैप्टर है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या है, इसने कहा कि वॉइस सबसे पहले, इसलिए आप ये चीज समझ गए होंगे वॉइस क्या है, कथन है। लेकिन ग्रामर में जो वॉइस आया है वो क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि पहले एक्चुअली इसको समझ लीजिए आप, कि हमारे आपके द्वारा कही गई कोई भी बात वो कथन है। ठीक है, ये आप कह सकते हो, कैजुअली लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझ लो कि हम आप जो चीज़ बोल करके किसी के सामने अभिव्यक्ति करते हैं, वो वॉइस के माध्यम से ही, है ना। अरे, और इशारों के माध्यम से भी कह देते हैं बहुत कुछ, है ना। संकेत के माध्यम से भी बता देते हैं, लेकिन वॉइस यानी वाच्य या कथन के माध्यम से भी हम अपने आचार विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक ना। तो वॉइस क्या है? हमारे आचार विचार के आदान प्रदान के लिए, हमारे विचारों के एक दूसरे के लिए आदान प्रदान के लिए जो मीडियम है, वो एक वॉइस भी है। मतलब एक तो संकेत हो गया, सिंबल से, इशारों में बता दिया कुछ, इशारों इशारों में कुछ कह गए, और दूसरा कथन के माध्यम से। क्लियर है? तो दो तरीके से हम किसी भी बात को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। क्लियर? अब ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के आपके हैं। एक है आपका एक्टिव वॉइस, है ना। कौन सा है? एक एक्टिव वॉइस, इसको कहते हैं कर्तावाच्य। देखिए, इसी में पूरा शब्द में ही पूरा इसका अर्थ छिपा हुआ है। ठीक ना, इसी शब्द में ही पूरा अर्थ छिपा हुआ है। कर्तावाच्य से तात्पर्य यह है कि इसमें काम को करने वाला चाहिए। ठीक है। एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस तैयार होता है, तब उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। नहीं तो कैजुअली एक्टिव वॉइस अगर आप कह रहे हो, तो एक्टिव वॉइस की प्रॉपर्टी अलग होगी। हम किसी भी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस है जब उसमें डूअर होगा, कोई एक्टिव पर्सन होगा, कोई एक्टिव होगा जो कार्य को कर रहा हो, है ना। जैसे हमने लिख दिया, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। समझिएगा दोनों सेंटेंसेस से। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। इसमें मोहन काम को करने वाला, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो काम को करने वाला है, एक्टिव है कोई, वही तो सक्रिय है काम को करने के लिए। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर फ्लाई करने का काम, उड़ने का काम कौन कर रहा है? बर्ड्स। तो यहाँ भी डूअर है, यानी कोई एक्टिव है, काम को उड़ने का काम करने के लिए कोई ना कोई एक्टिव है। मतलब जो सेंटेंस में वर्क मिले आपको, जो भी वर्ब मिले, जो एक्शन मिले, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर हमको चाहिए होता है। ठीक है, ये आपका हो गया दोनों एक्टिव वॉइस। क्लियर? लेकिन इन दोनों एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनने के लिए कौन सही है? पैसिव वॉइस बनने के लिए कौन सही है,
ये हमको देखना है इसमें। तो पैसिव वॉइस बनने के लिए पहले सबसे आप पैसिव को समझिएगा। हम लिखते हैं पैसिव वॉइस। अगर इसकी हिंदी हम देखें तो इसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य। मतलब एक ऐसा वाच्य, एक ऐसा कथन जो कर्म की प्रधानता को प्रकट करे। इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब जो भी कुछ बात करेंगे हम इस कर्ता के बारे में करेंगे, या जो काम को करने वाला होगा ये यही कर्ता ही होगा, कर्ता ही काम को करने वाला होगा और इसी के बारे में बात होगी। लेकिन वॉइस जो पैसिव वॉइस बन जाता है, एक्टिव वॉइस, तो वहां पर कर्म की प्रधानता आने लगती है। यानी कर्म का मतलब आप कह सकते हो इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। वहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को अगर हमको प्रमुखता देनी होगी तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है ना, है कि नहीं? बात को समझ रहे हो? हमने डिसाइड कर लिया कि कोई स्टूडेंट को डिसाइड कर लिया कि क्लास का उसको मॉनिटर बनाना है, उसको प्रमुख बनाना है, वही क्लास को संचालित करेगा, ऑपरेट वही करेगा। चलिए ठीक है। अब जिसको हमने डिसाइड कर लिया वो क्लास में होना तो चाहिए भाई। हमने तो प्लान कर लिया ना, हमने डिसाइड कर लिया कि यही प्रमुख होगा। तो पैसिव वॉइस ने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट हमारा प्रमुख होगा, ये प्रिंसिपल होगा, यही प्रधान होगा उस वाक्य के लिए, प्रमुख होगा वही कौन, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तब तो बात बन जाएगी, चलिए हम पैसिव बना लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव कहां से बनना है? तो हमको सबसे पहले ढूंढना क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, ये जो राइट करने का काम है, लिखने का जो काम है, उसका प्रभाव किस पर जा रहा है? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, ये आपका लेटर हो गया। अगर बर्ड से पूछो क्या उड़ रही है, कोई जवाब दे रही है बर्ड्स। अच्छा, आपको बता दें ऑब्जेक्ट निकालने का कुछ तरीका है। अगर हिंदी के सेंटेंसेस आपके सामने पढ़ते हैं तो उनसे आप किसे, क्या या फिर किससे से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म पा सकते हैं। और अगर इंग्लिश के लिए देखा जाए आप कह दीजिए इसमें whom, what और to whom। सिर्फ आप इसको थोड़ा सा इसमें इतना ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो टू whom वाला वर्ड आया है, ये आपका जो टू whom का वर्ड आया है, ये आपका लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। और किसे शब्द से एक्चुअली लिविंग ही मिलेगा, इसको भी आप लिविंग मान के चलिए, ये भी आपका लिविंग होगा, ये आपका नॉन लिविंग होगा। क्लियर है? जैसे अब आपने पूछा मोहन राइट्स अ लेटर, अब इसका जब आप स्ट्रक्चर एक बनाओगे कि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह सकते हो whom, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, चूंकि हेल्पिंग वर्ब अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी क्वेश्चन पूछे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़े होगे सेंटेंसेस में, जब टेंस बना रहे थे टेंस में आप इंट्रोगेटिव पढ़े होगे WH टाइप का, तो क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब मांगता है, और जब हेल्पिंग वर्ब मांगेगा तो उसी टेंस का ना लेंगे। तो ये टेंस हमारा इंडिफिनिट का है और मोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज। तो हम कहेंगे whom does मोहन राइट, मोहन किसे लिखता है, ये कहाँ मिला? अब मिल भी सकता था मोहन राइट्स अ लेटर टू मी, टू हर, टू हिम, टू यू, है ना, तब मिल जाता कि किसे लिखता है, मुझे लिखता है, तुम्हें लिखता है, उसे लिखता है ना। या राइट्स अ लेटर टू श्याम, श्याम को पत्र लिखता, मतलब कोई नाउन वर्ड आ गया आपका, कोई प्रोनाउन आ गया, जो भी आ गया, तो उस टाइम पे whom से आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो अभी हमको इससे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। क्लियर है? समझ में आया? अगला अगर हम देखें व्हाट से क्वेश्चन करें तो हम कहते हैं व्हाट, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट रखना होता है मोहन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप रखते हो राइट। व्हाट डज मोहन राइट, मोहन क्या लिखता है। जैसे आपने क्या कहा तुरंत कह रहा कि पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, राइट्स अ लेटर, आंसर में क्या मिला? अ लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा टू whom से क्वेश्चन करने पर टू whom डज मोहन राइट्स, मोहन किससे लिखता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से, इससे भी आंसर नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, लेकिन क्या से प्रश्न करने पर आपको एक
आंसर मिला, और जो आंसर मिला वही हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से बर्ड से पूछेंगे तो बर्ड्स भी जवाब, अब अगर चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो बर्ड्स जवाब दे नहीं पाएगी। हमने कहा व्हाट डू बर्ड्स फ्लाई, यानी चिड़िया क्या उड़ती है, तो जवाब दे रही है नहीं है। फिर चिड़िया किसे उड़ती है, तब भी जवाब नहीं मिला। चिड़िया किससे उड़ती है, हमने कहा लिविंग चाहिए, ये हम बता देना पंख से उड़ती है ना। लेकिन इसमें लिविंग चाहिए, इसको ध्यान दे रहा ना, इस बात को बहुत ध्यान देना है, लिविंग चाहिए इसीलिए हमने कहा, नहीं तो ऐसे तो आंसर आप ढूंढ ही लोगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा भाई, ठीक ना। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका हमको क्लियर हुआ। अब हम ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आ जाएगा तब हम वॉइस में इसको चेंज करने का काम करेंगे, पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव तब बदल पाएंगे। क्लियर है, डाउट है किसी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अभी के लिए इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका नोट कर लीजिए, फिर वापस आते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, मतलब एक्टिव वॉइस में कर्म कर्ता की प्रधानता हो, कार्य को करने वाला जो हो वो हमको मिल जाए, जो काम कर रहा है वो हमको मिले जरूर एक्टिव वॉइस में, है ना। लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तैयार हो तो उसको ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ, किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी को डाउट है? चलिए इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव वॉइस को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो, एक्टिव वॉइस को डिफाइन अगर करना चाहो तो आप कह सकते हो कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता मिले, काम को करने वाला प्रमुख हो। क्या कह सकते हो, कर्ता की प्रधानता मिले या काम को करने वाला प्रमुख हो। मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसमें प्रमुखता किसी और को नहीं दे सकते हो आप, है ना। पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, मेरे बारे में बात हो रही कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं प्रमुख हूं, और मैं शब्द जो प्रमुख हूं या मैं शब्द जो प्रमुख है वो एक्टिव वॉइस के लिए डूअर है, यानी काम को करने वाला है, और काम को करने वाला हमको एक्टिव वॉइस में चाहिए। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। क्लियर, लेकिन इसमें आप ऑब्जेक्ट तुरंत पा भी गए भाई। मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन अगर किया मैं किसे पढ़ाता हूं, और मिला आंसर लिविंग, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपको वर्ड यानी यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिला, हम रेडी हो गए पैसिव बनाने के लिए। पहले एक्टिव क्लियर कर ले। एक्टिव का मतलब यह है कि जो कर्म उस कर्ता को प्रधानता दे, यानी जो काम को करने वाला हो उसको प्रधानता दे, काम को करने वाला मिले। क्लियर है, ठीक है। काम से ही वो वॉइस से याद आया, एक लाइन है वॉइस का। वॉइस का मतलब आप कह सकते हो, वॉइस की जो मीनिंग है वाच्य हो सकता है, कथन हो सकता है, मान रहे हो। अगर हम कह दें कि वॉइस की मतलब बात, बात भी हो सकता है, बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, एक पंक्ति है, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी का पाँव, है ना। इसका अर्थ आपको पता होगा, बड़ा ही मार्मिक अर्थ भी है कि ये बात शब्द जो है आपको इतना प्रभावकारी है कि अगर आप इस बात के दम पर बात अच्छी करते हैं, मीठी करते हैं, लोगों को अपने इस बात से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो हाथी जैसा विशालकाय पुरस्कार, इतना विशालकाय पुरस्कार आपको मिल सकता है। लेकिन अगर यही बात आपका कट हो, किसी को बोल दिए, उसको ठेस लग गया, इसी अच्छा वो अगर ऐसे पोजीशन में है, ऐसे पद पे बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में है कि वो आपको पनिश कर सकता है, तो बात ही हाथी पाइए, आपको उसी बात की वजह से हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी सकता है। मतलब बात ही आपको हाथी जैसा विशालकाय पुरस्कार दिला सकता है, और बात ही आपको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा सकता है। बात का बड़ा महत्व है ना, बात का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक ना। चाहे ग्रामर हो, चाहे ये सोसाइटी हो, समाज हो। क्लियर, बात के बारे में ही, वॉइस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया होगा आपका। वापस आते हैं पैसिव वॉइस पर। एक्टिव वॉइस क्लियर ना है? अगर कोई पूछेगा किसको कहते हैं एक्टिव वॉइस,
तो आप बताओगे जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, काम को करने वाले की प्रधानता हो। अगर बातें हो रही हो सेंटेंस में तो जो काम कर रहा है उसी के बारे में बात हो रही हो, और काम कर रहा हो तो जो काम कर रहा हो वो सेंटेंस में हो जरूर। पत्र लिखने का काम मोहन कर रहा है और मोहन है, मोहन ही पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिखता है तो मोहन के बारे में बात हो गई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ती है तो बर्ड्स है, अगर ये उड़ती है तो ये है, इसके बारे में बात हो रही है और यही उड़ने का काम कर रहा है। केवल ध्यान इतना देना, जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए जो प्रिपेयर सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट होल्डिंग करके ये है, ऑब्जेक्ट यही रखा है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, यही पैसिव वॉइस बनाएगा। क्लियर? आए पैसिव वॉइस पर? चलिए, जितने भी टेंस आपके हैं वो आपके एक्टिव वॉइस ही होंगे भाई। टेंस में डूअर होते हैं ना, हम काम के ही बारे में, समय के बारे में स्टडी करते हैं। कोई काम हो उसी काम के टाइम के बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। तो वो एक्चुअली एकदम कह सकते हो कि पूरा टेंस आपका एक्टिव वॉइस हो सकता है, यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस बनने के लिए तैयार है। क्लियर? टेंस आपका एक्टिव वॉइस होगा, श्योर है, लेकिन जब उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वो पैसिव वॉइस बनने के लिए भी तैयार होगा। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए, एक्टिव वॉइस आप समझ गए हो। अब अगली हेडिंग हमारी है पैसिव वॉइस की। अगली टॉपिक, पैसिव वॉइस की जिस प्रकार से हमने हिंदी भी लिखी है, कर्म प्रधान यानी कर्मवाच्य, वो वाच्य, वो कथन जो कर्म को प्रधानता दे। यानी जैसे अभी हमने लिखा था, मोहन राइट्स अ लेटर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोहन राइट्स अ लेटर। अब यहां पर जो पत्र लिखने का काम कर रहा है वो कौन है? मोहन है। अब अगर ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढे तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको प्रधानता दी कैसे जाती है? इसमें जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें काम जो होता है के द्वारा करके आता है, ठीक है। तो के द्वारा मतलब जो काम को करने वाला उसी के द्वारा होगा, है ना। तो उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाकर छोड़ देते हैं कि इसी के द्वारा काम हुआ है, और काम को प्रमुखता दे देते हैं कि ये काम हुआ है। जो कार्य हुआ है यानी वर्ब को नहीं प्रेजेंट करेंगे, वर्ब के द्वारा जो काम हुआ, वर्ब का जिस पर इफेक्ट पड़ता है, काम क्या हुआ? पत्र लिखने का ना, काम तो लिखना हुआ, लेकिन काम क्या हुआ? वो पत्र लिखना। जैसे खाना, अगर कह दिया बंदर आम खाता है, तो काम खाने का हुआ, लेकिन क्या खाने का हुआ? आम, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमको प्रधानता देनी है, और प्रधानता देने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर है। करोगे क्या आप? सब्जेक्ट ले लोगे आप, और सब्जेक्ट कैसा होगा? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो चेंज होकर के बनेगा। कौन? ऑब्जेक्ट चेंज होकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप लिखोगे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद तब आप लिखोगे V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पाओगे। उसके बाद आप लिखते हो बाई, देन लिखते हो जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज होकर के ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर मिल गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाना है। सिर्फ आप ध्यान क्या दोगे, अगर यहीं पर आ जाता कि मोहन राइट्स अ लेटर टू मी, मुझे एक पत्र लिखता है, तो कभी तब मी के अकॉर्डिंग भी हमको बनाना होता। चलिए इसको देख ही लेते हैं थोड़ा सा, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो आपका नॉन लिविंग है उसको लेकर चलते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना, क्योंकि ये अपने एक मूल अवस्था में है। इसका कोई केस तो था नहीं कि हम इसको बदल के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाए हैं और ऑब्जेक्टिव केस में बना के लाए हैं। तो ये ज्यों का त्यों चला जाएगा। लिख देंगे हम अ लेटर, भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ लेटर लिखा, कोई दिक्कत है? ठीक। अच्छा एक चीज, ये टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का लगता है। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए पहले इसको समझ लेते हैं। अ लेटर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। कोई डाउट है? वर्ब क्या है? राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है रिटन। क्लियर?
फिर बाई वर्ड लिखना है, लिख दिया, क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट हमको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, सॉरी बाय मोहन टू मी। अ लेटर इज रिटन टू मी बाय मोहन, यहां पर भी आप इसको रख सकते हो या बाय मोहन टू मी, क्लियर। यहां पर भी आप रख सकते हो, इसके लिए मत सोचिएगा। अ लेटर इज रिटन टू मी बाय मोहन, क्लियर। दूसरा आप बनाओगे, अब आपको एक तो मिला ये क्या से प्रश्न करने पर, व्हाट से क्वेश्चन करने पर आपको मिला अ लेटर, लेकिन हुम से क्वेश्चन करने पर आपको मिलेगा मी। किसे लिखा, मोहन पत्र किसे लिखता है, मुझे, तो मी मिल गया। अब यही समझने वाली बात है, ऑब्जेक्ट का प्लेस है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में भी है। इसको ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो हम करेंगे आई, ठीक, आई एम, आई के अकॉर्डिंग लगना ही है। लेकिन मी को हमने आई बनाया, चूंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया, इसलिए सब्जेक्टिव केस में कर दिया। और इसी प्रकार से मोहन ना होकर के अगर यहाँ ही होता, तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता तो बाई हिम हो जाता, उसका ऑब्जेक्टिव केस ही बनता, क्लियर है। आई एम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, रिटर्न अ लेटर, आई एम रिटर्न अ लेटर बाई, क्लियर। डाउट है कोई? तो हमको क्या करना है, हमारे पास नियम है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमको छोड़ना नहीं है। रेलवे ट्रैक को छोड़ने का मतलब एक्सीडेंट, दुर्घटना, तो हमको ट्रैक नहीं छोड़ना है, हमको पथ अपना बदलना नहीं है, ठीक है। पथ पे ही हम लोग चलेंगे और उसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्लियर है। कोई डाउट है किसी को? तो ये आप पहले इसका मेन स्ट्रक्चर लिख लीजिए और इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसका एग्जांपल लिख लीजिए। अभी हेल्पिंग पर जो हम क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस में देखिए हमने ऑब्जेक्ट को ही प्रिंसिपलिटी दिया इसमें, आप देखेंगे। अब इसमें जब इसकी हिंदी आप पढ़ेंगे, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, सॉरी एक पत्र मेरे लिए मोहन के द्वारा लिखा जाता है, या मेरे लिए एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, मेरे लिए या मुझे, मुझे मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल मिला, प्रमुखता मिला कि नहीं। और यहां पर भी ऑब्जेक्ट को प्रमुखता मिला भाई। हमने कहा एक पत्र मोहन के द्वारा मेरे लिए लिखा जाता है और मुझे मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ एक पत्र के बारे में बात हुआ और यहाँ मुझे यानी मेरे बारे में बात हुआ, आई के बारे में बात हुआ। तो ये प्रिंसिपल हुआ सेंटेंस में, तो यही कर्म प्रधान हो गया वाक्य। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट को प्रमुख किस तरीके से बनाना है, इतना क्लियर हुआ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मेन स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इरेज कर दें, चलिए। बस यही हेल्पिंग वर्ब जो है आप इसको समझ लीजिए किस टेंस में कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको डाउट नहीं आएगा। देखिएगा, इंडेफिनिट मतलब आप ये कह सकते हो वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। अगर वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप हेडिंग बना लीजिएगा इसको, अगर जब लिखने लगिएगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के लिए जो नियम है, जो इनकी शर्तें हैं, उनको देखेंगे हम। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट का ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी इंडेफिनिट का वाक्य होगा, मोहन राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, हमने इज हेल्पिंग वर्ब सिर्फ उठाया और कंटिन्यूअस के किसी चीज से हमको मतलब नहीं। अब अगर आपका ये क्लियर ना हो तो इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा भाई। हमने कहा ना, वॉइस पढ़ने के लिए टेंस कंपलसरी है।
टेंस का आपको ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इसका लेक्चर भी पीछे पड़ा हुआ है, आप टेंस वहां से कवर करते चलो। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, पास्ट के इंडेफिनिट में पास्ट का कंटीन्यूअस। अभी हम बात इंडेफिनिट की कर रहे हैं, लेकिन हम इससे मदद ले रहे हैं, ठीक है तो इंडेफिनिट का सेंटेंस, हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में फ्यूचर का कंटीन्यूअस यूज करिए आप। क्लियर? अब आपको ये भी बता दे रहे हैं क्या क्या यूज होना है। क्लियर है? सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं अभी। दूसरा देखिएगा, इसमें वाज वर यूजेस कहाँ है इनके, आपको पता होगा। आई के साथ एम लगना है, सिंगुलर के साथ इज लगना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगना है। यहाँ पर सिंगुलर के साथ वाज लगना है, प्लूरल के साथ वर लगना है। और इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा आपका विल भी और शैल भी। क्लियर? जब भी आप इसको ब्रेक करोगे, आप यहां से ब्रेक कर दोगे इसको, यानी आप क्या कर दोगे, विल या शैल लिखोगे प्लस बी करके लिखोगे। इससे जब आप इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इसके बाद 6 सेंटेंसेस भी बनेंगे ना, तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे आप, तो इसको ब्रेक कर दोगे। यहीं से ब्रेक कहां से होना, बिल और बी ब्रेक हो जाएगा, शैल और बी ब्रेक हो जाएगा, इसमें नॉट आ जाएगा, इसी को आप सब्जेक्ट के पहले ले जाकर के इंट्रोगेटिव बनाओगे। क्लियर है? इसका ध्यान दोगे आप। उसके बाद आपका ये इंडेफिनिट हो गया। कंटिन्यूअस हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? कंटिन्यूअस में कौन कौन है, प्रेजेंट है और पास्ट है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनता नहीं है पैसिव, तो हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और पास्ट के कंटिन्यूअस का। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक ना, प्लस बीइंग हो जाता है। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे प्लस बीइंग यूज करोगे। क्लियर है? कैसे यूज करोगे इसको देख लेते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, प्लस इसी में आप बीइंग ऐड कर देते हो। हाँ जी। उसके बाद आप जब पास्ट में जाओगे तो करोगे वाज, वर, प्लस आप इसमें बीइंग ऐड कर दोगे। फ्यूचर के कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको आप ध्यान में रखोगे। क्लियर? डाउट है हेल्पिंग वर्ब को लेकर कोई? इसको नोट करते चलिए आप लोग, तू वाले बच्चे आप भी नोट करते रहिए भाई, इसको नोट करते चलिए। इरेज करें, इसको नोट कर लिया, चूंकि इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज होनी है ना। अब हमारे पास बच रहा है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट देख लेते हैं, है ना। डाउट है कुछ? चलिए, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है तो क्लियर कर ही दिया है। प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। पास्ट के परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के परफेक्ट में भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करोगे। है क्या क्या, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज। परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब यूज होगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो आपका हो जाएगा हैज या फिर हैव बीन, है ना। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख दिया कि आप इसको ब्रेक करते हो, ये क्लियर रहे। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इन्हीं को ब्रेक कर देते हो, हैज बीन को ब्रेक कर दोगे या हैव बीन को। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, पास्ट में हैड प्लस बीन। क्लियर? इसी प्रकार से फ्यूचर में विल होगा या फिर शैल होगा प्लस हैव बीन।
डाउट है कुछ? तो आप यहां से हैज हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन, विल हैव, विल, शैल प्लस हैव बीन, है ना, इनको ब्रेक करके यूज कर सकते हो। और प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के परफेक्ट के लिए उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और ये क्लियर कब होगा? जब आपका टेंस क्लियर होगा। तो कंप्लीट टेंस की जानकारी होनी आवश्यक है कि नहीं? टेंस आप पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं कवर है तो टेंस पहले कवर करिए, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़िए। तो आपको जो चीजें बताया जा रहा है बहुत तेजी से आप समझोगे। नहीं तो ये दिमाग में अगर सर हैज बीन और हैव बीन कहां से आया? अब सर हैज बीन हैव बीन के लिए फिर से प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको पढ़ाएं, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेक्चर आप कवर करिए, उसके बाद फिर पैसिव को कवर करिए, यानी पूरे टेंस को कवर करिए, फिर पैसिव पर आइए। ठीक ना? क्लियर हुआ इतना? उसके बाद आप लिख लीजिएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनाओगे, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीन टेंस नहीं बनाओगे और फ्यूचर के कंटीन्यूअस को नहीं बनाओगे। इसका मतलब यह है कि आप चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनना है, यही ना? चार टेंस कौन कौन से? फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनेगा और आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ ना? अच्छा, इरेज करते हैं इसको, नोट कर लीजिए। चार टेंस बनने नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, केवल हमको 8 टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना है। इरेज कर रहे हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा, हेल्पिंग वर्ब को लेकर के कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक टेंस को फिर से कवर करेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया है और स्ट्रक्चर मिल गया है, तो कोई दिक्कत है भैया? सबसे पहला वाला टेंस हम कवर करेंगे वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट होगा। क्लियर? प्रेजेंट के इंडिफिनिट में हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मंकी ईट्स बनानास। ठीक, मंकी ईट्स बनानास। अब अगर मंकी से ये पूछे हम ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कि व्हाट डज मंकी ईट, तो बताएगा बनानास। मैं केले खा रहा हूं, बनानास मतलब ढेर सारा केला, एक केला नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा ऑब्जेक्ट के रूप में कि बनानास ईट कर रहा है, ये मंकी ईट्स बनानास। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमको ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना है, चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। तो ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। अब हमको करना क्या होता है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अब इसका कोई सब्जेक्टिव केस बनना नहीं है, ये एज इट इज जैसे है वैसे रख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोनाउन वर्ड आया हो तो प्रोनाउन वर्ड आपका प्रोनाउन वर्ड यहां पर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा और उधर जाएगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं हम। ऑब्जेक्ट को ले गए बनानास, ये आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए जो सब्जेक्ट बन गए हैं। क्लियर? फिर टेंस देखते हैं, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? आपका ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। क्लियर? तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? कंटिन्यूअस का इज एम आर। बनानास के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा?
आर, गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ईटन। बनानाज आर ईटन, फिर लिखना हमको बाई मंकी। क्लियर है भैया? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। दूसरा सेंटेंस देखिएगा आप। इसी का अगर हम पास्ट बनाएं तो हो जाएगा आपका मंकी एट बनानाज। क्लियर? बंदर ने केले खाया, या बंदर केला खाया, केले खाया, सॉरी प्लूरल है ना, ध्यान देना है उसको। अब उसमें भी हमको वही करना है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बनानास, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पास्ट का है, पास्ट के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वर। बनानास के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाई लगना है मंकी। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम फ्यूचर का देखेंगे। मंकी विल ईट बनानास, बंदर केले खाएगा, है ना। इमेजिन कर रहे हैं, या हो सकता है बंदर ने प्लान किया हो। टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस क्या है? प्लानिंग ही तो है, या तो इमेजिनेशन या तो प्लानिंग। तो बंदर ने प्लानिंग की होगी कि केले खाएगा, या हमारी इमेजिनेशन है कि वो केले खाएगा। चलो इसको ऑब्जेक्ट हम लाते हैं सब्जेक्ट पर। बनानास क्या हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब? चलिए विल भी कर देते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाई मंकी। क्लियर हुआ आपको? इंडिफिनिट तीनों का क्लियर हो गया। एक एक सेंटेंस के बेसिस पे आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमको पैसिव बनाना है। आप इसको टेंस लिखते हुए यहां लिख लीजिए, ये आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। कॉपी पे आप विधिवत लिखिएगा। और ये आपका पास्ट का इंडिफिनिट है, और ये आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट है। इसको आप इस तरीके से लिख करके नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से चेंज करके इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया है। क्लियर? क्लियर है? नोट करिए इसको जल्दी से। डाउट है कुछ इसमें? क्लियर ना? होना भी नहीं चाहिए। ट्रैक ही ऐसा है कि डाउट बनना ही नहीं है ना। तरीका होता है ना, तरीका आपको पता चल गया है किस तरीके से आप इस पथ पे चलोगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आगे बढ़े, इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। चलिए कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस में पहला ये प्रेजेंट का होगा। आप इसी तरीके से समझिएगा कि पहला आपका प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका पास्ट होगा, और तीसरा फ्यूचर होगा। लेकिन कंटिन्यूअस फ्यूचर का नहीं बनता है, दो ही पढ़ना है आपको। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। राम क्रिकेट खेल रहा है ना। अगर पूछा जाए राम से कि वह क्या खेल रहा है, तो आंसर आ रहा है क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, है ना। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? इज एम आर प्लस बीइंग। इसी के साथ बीइंग जुड़ना है, इज एम आर के साथ।
तो चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे। क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। इज साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेइंग होगा तो भी प्लेड होगा, प्ले होगा तब भी प्लेड होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमको यूज करना है। क्लियर? फिर बाई लिखना है, उसके बाद हम ले आएंगे आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चलिए इसका दूसरा देखते हैं। पास्ट के कंटिन्यूअस का, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग लग जाएगा वाज, लगेगा। चलिए फिर लग जाएगा बीइंग। क्लियर? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। क्लियर है? पास्ट का कैसे पैसिव, सॉरी कंटिन्यूअस का कैसे पैसिव बनाओगे, ये क्लियर है? डाउट है कुछ? आगे बढ़ा जाए? समझ में आ रहा है? मुस्कुराइए कि आप एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं। नहीं मुस्कुराएंगे? मुस्कुराइए भाई कि आप एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं। इरेज कर दें इसको? नोट कर लिया है? चलिए इसके बाद हमको फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनता नहीं, उसको हमने बनाया नहीं है। इसके बाद हमको पढ़ना है परफेक्ट। परफेक्ट तरीके से पढ़ना है परफेक्ट। चलिए पहला देखेंगे। इसमें पहला सेंटेंस हमने जैसे लिख दिया, he has, प्रोनाउन वर्ड आ गया ना। अब हम देखेंगे कैसे केस बदलते हैं। ठीक है? he has gifted me a pen। इसमें आपको दो तरीके क्लियर होंगे। देखिएगा ऑब्जेक्ट आपको दो मिला होगा। दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? एक आपका है जो किसे से प्रश्न करने पर मिलेगा, दूसरा क्या से प्रश्न करने पर मिलेगा। यानी एक आपका लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग है। ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है। जब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में आपने स्टडी करी होगी तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे आप। क्लियर है? तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? दोनों के बेसिस, अब ऑब्जेक्ट दो हो गया तो दोनों के बेसिस पे पैसिव बनेगा। बनेगा कि नहीं? चलिए दोनों समझते हैं। पहले हम उठाएंगे पेन को। ऑब्जेक्ट ले आया पेन। अब पेन हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पेन हैज बीन। क्लियर? वर्ब का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड। फिर आप इसको वैसे रख दीजिए मी बाय हिम। सब्जेक्टिव केस आया बाय हिम, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। क्लियर है? डाउट तो नहीं? चलिए दूसरा देखते हैं। इसी का जब दूसरा बनेगा तो मी के अकॉर्डिंग, आई हैव बीन होगा या नहीं? आई हैव बीन गिफ्टेड अ पेन। ठीक? बाय हिम। अब ये तो नहीं बदलना है। बाय हिम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बना है ये आप देख रहे हो, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव केस के मी को यहां ले जाकर के सब्जेक्टिव केस में रख दिया। बात समझ में आई? एग्जाम्पल ऐसा उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप प्रोनाउन को कैसे बदलोगे ये देख रहे हो। सब्जेक्टिव केस में बना, सब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचा तो सब्जेक्टिव केस, और यहां से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए? चलिए दूसरा देखते हैं हम। पास्ट का बनेगा, क्या बनेगा इसको पहले देख लेते हैं। इसी का हम लोग बनाएंगे ही हैड गिफ्टेड मी अ पेन। क्लियर?
चलिए पहले पेन को उठाते हैं, बदलाव देखिए कितना बारीक बदलाव है, कितना यूनिक बदलाव है। अब पेन यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, यहां पर आपका हैज था, यहां पर आपका हेड आ गया है। हेड का सिर्फ पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हैड बीन हो जाना है सिर्फ यहां, यानी ए पेन हैड बीन गिफ्टेड, सेम प्रोसीजर। कितना इजी है पैसिव वॉइस, है कि नहीं? बट रास्ता आपको पता होना चाहिए, ट्रैक पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि कैसे आपको पैसिव पे इसको चेंज करना है ना? कितना इजी है बताइए, जो आप काम यहाँ किए हो वही यहाँ किए हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हो। पूरा टेंस आप ऐसे लिखते चले जाओ, पूरे टेंस को जितने भी पैसिव बनते हैं इसी एक सेंटेंस को उठाकर पैसिव बदलते चले जाओ, आप देखोगे कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इधर उधर कर रहे हो। ऑब्जेक्ट को फिर भी आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ रहा है, बाई भी लिखना पड़ रहा है, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब आप बदलते हो। कितना यूनिक चेंज है, केवल उसको हमको पकड़ लेना, समझ लेना, सीख लेना बस। उसके बाद तो पैसिव आसान, समझ में आया? वही चीज आप सीख रहे हो, समझ में आ रहा है ना? यूनिक मेथड है, समझ में आएगा, परेशान मत हुई। अ पेन हैड बीन गिफ्टेड मी बाय हिम, क्लियर? दूसरा बन जाएगा आई हैड बीन गिफ्टेड अ पेन बाय हिम, क्लियर? डाउट है कुछ? आगे बढ़ा जाए? चलिए इसके बाद हम थर्ड देखेंगे। पहला वाला इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, दोनों इरेज कर दें। इरेज कर दे। चलिए तीसरा देखिएगा, फ्यूचर का। इसका फ्यूचर देखेंगे हम लोग। ही विल हैव गिफ्टेड अ पेन, सॉरी गिफ्टेड मी अ पेन, ही विल हैव गिफ्टेड मी अ पेन। पैसिव क्या बनाओगे? अ पेन को पहले उठाओ, अ पेन क्या बनेगा इसका हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन गिफ्टेड मी बाय हिम, क्लियर? दूसरा क्या बनेगा? आई विल हैव बीन गिफ्टेड अ पेन बाय हिम, ठीक है? आपको बिल यहां आई के साथ सेल होना चाहिए, बिल लिख दिया गया है, डाउट बनने लगा है, ठीक ना? आप लेक्चर को कवर करिए, हमने बताया है बिल और सेल कहां कैसे यूज होता है। कभी भी जब श्योरिटी मिले, जब एक सेंटेंस आया ही विल हैव गिफ्टेड मी अ पेन, यहां श्योरिटी मिल गई ना, वह मुझे एक कलम दे चुका होगा, ठीक? ये श्योरिटी के साथ कहा है, तो फिर श्योरिटी के साथ ही तो होगा, मुझे एक कलम उसके द्वारा दिया जा चुका होगा, ये भी श्योरिटी होगा। तो श्योरिटी के लिए हमने बिल लगा दिया है, श्योरिटी नहीं मिलेगी तो सेल लगा दीजिए, क्लियर है? डाउट क्लियर? आपके जितने सेंटेंस, जितने टेंस के सेंटेंस बनने थे, हमने अफर्मेटिव को लेकर के ही बनाया है। जितने भी टेंस के आपके सेंटेंस बनने थे पैसिव में, उसको एग्जाम्पल के बेसिस पे भी समझा दिया। कैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओगे, कैसे प्रोनाउन को चेंज करोगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, इन सब चीजों को क्लियर कर दिया है। कोई डाउट है लेकर के पैसिव को? पैसिव को लेकर के किसी के मन में कुछ डाउट है? क्लियर है सब? इसके बाद वाले लेक्चर में हम, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसके जो सेंटेंस चेंज होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, भाई एक्टिव वॉइस देखो आप, तो एक्टिव वॉइस का इसका नेगेटिव भी तो बनेगा, ही विल नॉट हैव गिफ्टेड मी अ पेन। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे? तो इन तरीकों को हम नेक्स्ट लेक्चर में
सीखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर हो गया? डाउट नहीं है? यूट्यूब वाले बच्चे, अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बेझिझक होकर के आप उसमें अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप है और इंस्टाग्राम की हमारी पर्सनल आईडी है, वहाँ से जुड़ करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनना है उसका नोटिफिकेशन भी तो चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, चलना है। जय हिंद।